यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सीए फाइनल का एक पेपर, और उस पेपर का नाम है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसको हम डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन बोलते हैं। आपके सीए फाइनल में ये पेपर नंबर 7 है। जैसे आपके फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, सेकेंड ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, तो जो 7th नंबर पे पेपर आता है दैट इज डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो थोड़े बेसिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। आपके सिलेबस में क्या क्या है डीटी में, उससे रिलेटेड बात करेंगे। पेपर में क्या आता है, कैसे आता है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और उसके बाद में सेकेंड हाफ में हम क्या करेंगे, ऑलरेडी अपन टॉपिक पे चले जाएंगे। जो पहला टॉपिक है बेसिक एंड टैक्स रेट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया, इस पेपर का नाम है दैट इज पेपर नंबर 7, और इसका नाम है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, और आई कैन से दैट आईटी। डीटी एंड आईटी इस पेपर का नाम है। अब एक बात बता दूं, ये जो पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का है। जैसे सीए फाइनल में हर पेपर 100 मार्क का रहता है, वैसे ये भी 100 मार्क का पेपर है। अब इस 100 मार्क को कोई डिवीजन किया हुआ है क्या डीटी और आईटी में? आंसर इज यस। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये 100 मार्क्स जो है, इसमें आपका 70 मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स का आपका डायरेक्ट टैक्स है, और आपका जो 30 मार्क्स है वो 30 मार्क्स आपके आईटी को अलोकेटेड कर रखे हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन को अलोकेट कर रखे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डीटी आप बोल रहे हो 70 मार्क्स का है, तो ये जो डीटी है 70 मार्क्स का, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो मैं बता दूं, इसमें आपको जो पढ़ना पड़ेगा दैट इज इनकम टैक्स लॉ। हम यहां पे पढ़ेंगे इनकम टैक्स लॉ। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है यहां पे कि सर हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, तो हमको ये बताओ, आप यहां पे ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो कि हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये कि सर एक्ट और लॉ में क्या फर्क है? आप अगर देखोगे आईसीआई का जब आपको मटेरियल मिलेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ। तो मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये कि सर ये एक्ट और लॉ में क्या फर्क है? एक्ट किसको बोलेंगे, लॉ किसको बोलेंगे? चलो बता दो फटाफट मुझे कि सर ये एक्ट है और ये लॉ है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ। इस 70 मार्क्स के लिए इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो लॉ और एक्ट में फर्क क्या है? यहां पे नीति ने बोला है, राजेश बोला है, मोहित बोला है, पुलकित बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला है करके, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने यह बोला है कि सर एक्ट और लॉ में फर्क है। अगर यहां पे सिर्फ एक्ट लिखा होता तो हमको सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ता, लेकिन लॉ किसको बोलते हैं? लॉ एक वाइडर टर्म होता है, और एक्ट जो होता है वो लॉ का ही एक पार्ट रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने देखा इंडियन क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो होती है, उस इंडियन क्रिकेट टीम में एक कैप्टन है दैट इज विराट कोहली। अब विराट कोहली कैप्टन है, उसके साथ में रोहित शर्मा भी है, उसके साथ में बाकी जितने भी लाइक बॉलर है, बैट्समैन है, विकेट कीपर है, बहुत सारे लोग हैं, ऋषभ पंत एंड ऑल। तो मैं बताऊं, यहां पे कैप्टन जो है वो एक एक्ट है, और जो बाकी जितने भी लोग हैं वो लोगों को मैं बोलूंगा, जैसे विकेट कीपर है, बॉलर है, अब वहां पे लाइक क्या बोलते हैं, बैट्समैन है, तो वो बाकी सब लोग है ना, वो जब पूरा मिल जाता है ना, तब जाके हम उसको बोलते हैं कि लॉ है। तो एक एग्जांपल लेता हूं कि जब मैं एक्ट की बात करूंगा, तो एक्ट बेटा लॉ का पार्ट है, मींस लॉ इज अ वाइडर टर्म। तो जो लॉ होता है ना, उस लॉ में क्या होता है, एक्ट भी आ जाता है। एक्ट के साथ साथ में आप देखोगे तो रूल्स भी आ जाते हैं, रूल्स के साथ साथ में नोटिफिकेशन सर्कुलर है वो भी आ जाते हैं। आप देखोगे केस लॉज, वो केस लॉज भी आ जाते हैं। उसके साथ में अगर फाइनेंस एक्ट है, वो फाइनेंस एक्ट भी आ जाता है। तो ये सब चीजें जब मिल जाती हैं ना, तब हम इसको बोलते हैं कि ये आपका लॉ बन गया, ये एक लॉ है। तो लॉ का मतलब इंडियन क्रिकेट टीम, और एक्ट का मतलब सिर्फ विराट कोहली। तो हम सिर्फ विराट कोहली को नहीं पढ़ने वाले, हम पूरे इंडियन क्रिकेट टीम को पढ़ने वाले हैं, हम लॉ को पढ़ने वाले हैं।
तो लॉ इज अ वाइडर टर्म, और लॉ के अंदर क्या है, एक्ट है, केस लॉज है, रूल्स है, नोटिफिकेशन है, सर्क्यूलर्स है, ये क्या होते हैं अपन आज पढ़ेंगे। बट ये सब चीजें जब मिल जाती है तब जाके बनता है दैट इज द लॉ। तो हम इस 70 मार्क्स के लिए जो पढ़ने वाले हैं वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट है वो हम नहीं पढ़ने वाले। अब एक और चीज समझना, चलो सर ये तो बात हो गई इस 70 मार्क की। ये जो 70 मार्क्स है आप बोलते हो ये डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स है, पहले वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था बट नाउ वेल्थ टैक्स इज ऑलरेडी रिमूव्ड, वेल्थ टैक्स है नहीं अभी करके, ठीक है। अभी सिर्फ इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में, तो हम यहां इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। लेकिन सर ये जो 30 मार्क्स है, इस 30 मार्क्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये जो 30 मार्क्स आप बोल रहे हो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला, इस 30 मार्क्स में क्या पढ़ने वाले हैं? तो मैं बता दूं इस 30 मार्क्स में टोटल आपके 8 टॉपिक्स है। अब ये कौन कौन से टॉपिक्स है? तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है दैट इज द एनआर और एनआरआई का टैक्सेशन, एनआर एनआरआई का टैक्सेशन। दूसरा टॉपिक है दैट इज द ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। तीसरा टॉपिक है दैट इज द DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। चौथा टॉपिक है दैट इज ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। पांचवा टॉपिक है दैट इज इक्वलाइजेशन लेवी। छठा टॉपिक है दैट इज आपका टैक्स ट्रीटी। सातवां टॉपिक है दैट इज मॉडल टैक्स कन्वेंशन, एंड आठवां टॉपिक अपने को मिलेगा दैट इज बेप्स, दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसके बारे में आज सिर्फ आपको थोड़ा इंट्रो दूंगा कि ये सब क्या है करके, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे हमने बोला 100 मार्क का पेपर है, 70 मार्क्स के लिए आपका पूरा इनकम टैक्स लॉ आ गया। इनकम टैक्स लॉ का मतलब एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉ सब आ गया, इनकम टैक्स पूरा। 30 मार्क्स के आईटी में यहां टोटल 8 टॉपिक आपको मिलेंगे और ये 8 टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक नॉन रेजिडेंट और एनआरआई का टैक्सेशन। जो लोग नॉन रेजिडेंट है या एनआरआईज है या जो एफआईआईज वगैरह रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, तो उन पे कैसे टैक्स लगता है, क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस, वो सब चीजें हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो नॉन रेजिडेंट और एनआरआई से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखेंगे। दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग। सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? हमने ट्रांसफर प्राइसिंग हमारे SCMP में भी देखा हुआ है, जिसको कॉस्टिंग बोलते हो आप। तो सर हमने कॉस्टिंग में भी एक ट्रांसफर प्राइसिंग देखा हुआ है, कॉस्टिंग में भी हमने एक ट्रांसफर प्राइसिंग देखा हुआ है। तो सर एक बात बताओ, ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या कॉस्टिंग वाला और DT वाला सेम है या अलग अलग है? राइट आंसर इज अलग है। क्या होता है यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग में? तो मैं बताऊं इनकम टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, लोग है ना कैसे मजे लेते हैं लॉ के, मैं बताता हूं। इधर देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा इंडिया में, और इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है HUL, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये फॉरेन की कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है। इंडिया में इंडियन कंपनी है बट ये फॉरेन की कंपनी है जिसकी इंडिया में सब्सिडरी है। अब एक बात समझना, इनकी यूके में एक कंपनी है जिसका नाम है UUL, दैट इज यूके यूनिलीवर लिमिटेड। तो देखो बेटा, इंडिया की एक कंपनी HUL, यूके की एक कंपनी दैट इज UUL, यूके यूनिलीवर लिमिटेड, और ये दोनों ग्रुप कंपनी है। एक ही ग्रुप है यूनिलीवर, और यूनिलीवर की दो कंपनी है, यूके में UUL, इंडिया में HUL। अब एक बात समझना, होता क्या है, कैसे लोग मजे लेते हैं, देखना होता क्या है कि इंडिया में अगर मैं टैक्स रेट की बात करूं तो इंडिया का टैक्स रेट है वो नॉर्मली 30% है। और फॉर एन एग्जांपल यूके का टैक्स रेट है, सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए, यूके का टैक्स रेट है सपोज 10%, इंडियन टैक्स रेट इज 30%, यूके का टैक्स रेट इज 10%। अब हुआ क्या समझना, इंडिया में ये जो कंपनी है HUL, ये इंडिया में क्रीम बेचती है दैट इज फेयर एंड लवली। आप लोग भी यूज करते होंगे, अगर आपने कभी देखा होगा, फेयर एंड लवली काफी फेमस क्रीम है। ये यूके में बनती है कचरे से वहां पे, ठीक है, और इंडिया वाले हम यूज कर लेते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और चीज समझना, ये जो बैच में जो भी एग्जाम्पल लिए जाएंगे, जिसके नाम से लिए जाएंगे, जिसका नाम यहाँ पे यूज किया जाएगा, मैं मोस्टली तो मेरा ही नाम यूज करूंगा, तो ये सब एग्जाम्पल है, ये इमेजनरी है, ये सब काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है।
इसका आपके और मेरे जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, किसी के जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की लाइफ से कोई संबंध है तो ये मात्र एक कोइंसिडेंस हो सकता है करके, ठीक है, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। तो हुआ क्या समझना, इंडिया की एक कंपनी जिसका नाम है HUL, यूके की एक कंपनी जिसका नाम है UUL, यूके में टैक्स रेट 10%, इंडिया में 30%। अब इंडिया का कंपनी क्या करता है, इस यूके की कंपनी से मान लो कोई गुड्स परचेज करता है, मीन्स उन्होंने फेयर एंड लवली परचेज की, और जो फेयर एंड लवली परचेज की वो परचेज की कितने की पता है, उसकी प्राइस जो है वो मान लो 1 लाख की है। बट ये लोग क्या करते हैं, ये तो ग्रुप कंपनीज है, ये तो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, तो ये क्या करेंगे, अपने हिसाब से प्राइस को चेंज कर देंगे। और इन्होंने क्या किया, 1 लाख की प्राइस का गुड्स खरीदा और उसकी बिलिंग जो की ना वो 5 लाख पे की। उन्होंने जानबूझ के बिलिंग को चेंज कर दिया, अपनी मर्जी से कुछ भी बिलिंग कर देते हैं, 5 लाख पे बिलिंग कर दी। आप बोलोगे सर ये 5 लाख से बिलिंग की तो उससे क्या फर्क पड़ा, तो फर्क क्या पड़ा, देखो इंडिया की कंपनी जो HUL है, जब ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो P&L बनाते टाइम इस साइड में परचेज बताएगी, और यहां पे जो परचेज बताएगी वो कितने पे बताएगी, 5 लाख पे बताएगी, क्योंकि बिलिंग तो 5 लाख पे हुआ है। अब 5 लाख पे बिलिंग हुआ बट रियल उसकी वैल्यू 1 लाख की थी, 5 लाख पे बिलिंग हुआ, तो जब 5 लाख पे बिलिंग हुआ तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप परचेज ज्यादा बताई। तो जो परचेज ज्यादा बताई तो मैं ये बोल दूं कि इंडिया में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका 4 लाख से आपने दबा दिया, मींस प्रॉफिट है वो 4 लाख से कम कर दिया। और 4 लाख से जब प्रॉफिट कम कर दिया तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इंडिया में आपने टैक्स सेव कर दिया, अगर 30% टैक्स है तो 1,20,000 का टैक्स है वो आपने इंडिया में सेव कर दिया। अब होगा क्या, आप बोलोगे सर यूके में सेल ज्यादा बताएगी, आंसर इज यस, यूके में सेल ज्यादा बताएगी। बट यूके में जो सेल ज्यादा बताएगी तो वहां पे आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय साइड में जो सेल आएगी दैट सेल इज 5 लाख। चलो वहां पे आपने क्या किया, अपना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बढ़ा दिया, ठीक है, इंडिया में दबा दिया था, कम कर दिया था, यूके में बढ़ा दिया। और यूके में 4 लाख का प्रॉफिट बढ़ा दिया, और यूके में बेटा टैक्स रेट क्या है, वहां तो 10% ही है, तो 40,000 आपने टैक्स वहां ज्यादा भरा। लेकिन 40,000 आपने टैक्स वहां ज्यादा भरा और इंडिया में 1,20,000 का टैक्स सेव कर दिया, तो सिंपल वर्ड में मैं ऐसा बोल दूं कि इस ग्रुप ने अपनी प्लानिंग से 80,000 रुपीज का टैक्स सेव कर दिया। यहां पे जो टैक्स सेव किया दैट इज 80,000। लोग ऐसा करते थे, लोग ऐसा करते थे, और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, मल्टीनेशनल कंपनीज एक कंट्री से निकल के और दूसरी कंट्री में बिजनेस करने लगी, मल्टीनेशनल MNC ग्रुप ऐसे काम करने लगे, तो उस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, लॉ में कुछ प्रोविजन डालने पड़े। और उसी को लेके इंडिया वालों ने क्या किया, 2002 के आसपास इंडिया ने अपने लॉ में ट्रांसफर प्राइसिंग को इंक्लूड किया। और अब इंडियन लॉ में यह लिखा हुआ है कि भैया आप जो ये 5 लाख जो प्राइस बता रहे हो ना, हम ये 5 लाख को मानेंगे ही नहीं। आप जो बोल रहे हो हमारी बिलिंग 5 लाख पे, ये हम 5 लाख को नहीं मानेंगे। हम देखेंगे कि ये 5 लाख को हम वापस से 1 लाख पे लेके आएंगे, हम इसको ट्रांजैक्शन को 1 लाख पे लेके आएंगे, और उस 1 लाख को बोला जाएगा आर्म लेंथ प्राइस, उसको बोला जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। अब आप बोलोगे आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, तो आर्म लेंथ प्राइस मींस एक ट्रू प्राइस, एक फेयर प्राइस, एक रीजनेबल प्राइस, एक सही प्राइस, दैट इज कॉल योर आर्म लेंथ प्राइस। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें जो है कि ये आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं सर, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो लोग ट्रांसफर प्राइसिंग में रहेंगे किसी बिग 4 में वगैरह, उनको ये पता रहेगा, वहां कुछ डेटाबेस यूज होते हैं, प्रोवेज है, कैपिटलाइन है, और उनकी वजह से वो क्या करेंगे, हम आर्म लेंथ प्राइस पे पहुंचेंगे। वो सब चीजें हम पढ़ने वाले इस ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक में। और ये टॉपिक जो है ना, मैं आपको बता दूं, 30 मार्क्स का जो पेपर है आईटी, उस 30 मार्क्स में से आपके 10 से लेके और कभी कभी 15 मार्क्स तक ये टॉपिक ही कवर करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग।
और अगर आप इलेक्टिव की बात करोगे इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो आपका 6C पेपर है, उसके बारे में मैं थोड़ा लेटर पार्ट में बात करूंगा। 6C पेपर जो इलेक्टिव पेपर है, उसमें तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज 30 मार्क्स का वेटेज है। सिर्फ 30 मार्क का वेटेज जो है वो उस इलेक्टिव में है, वो सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक का है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब एक चीज समझना, तो देखो जो 30 मार्क्स का पार्ट है उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं समझने की कोशिश करना। सबसे पहला मैंने बोला एनआरआई का टैक्सेशन, दूसरा मैंने बोला ट्रांसफर प्राइसिंग, तीसरा टॉपिक डीटीडब्ल्यू। ये टॉपिक में सर क्या होगा, ये टॉपिक में क्या होगा, डीटीडब्ल्यू, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। एक बात बताओ, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम कहीं के रेजिडेंट बन गए तो हमारे लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा अगर आप किसी कंट्री के रेजिडेंट बन गए तो। वो याद है ना, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, वो सब पढ़ा था। हाँ, तो अगर आप रेजिडेंट बन जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता है। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बीबी सर, मैं रेजिडेंट हूं, तो मैं रेजिडेंट हूं क्योंकि आज तक जिंदगी में इंडिया में ही रहे करके, ठीक है, पासपोर्ट भी नहीं बनाया अभी तक। तो जब मैं रेजिडेंट हूं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे मेरे को टैक्स लगेगा। इंडिया में जो भी मैं अर्न करता हूं छोटा मोटा पैसा, उस पे मुझे इंडिया में टैक्स लगेगा। अगर मान लो मैं नेपाल गया पढ़ाने के लिए या मैं श्रीलंका गया पढ़ाने के लिए और वहां से जो पैसा कमाया उस पे भी इंडिया में टैक्स लगेगा क्योंकि मैं रेजिडेंट हूं करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी मान लो इंडिया में आईपीएल होने वाला है फॉर एन एग्जांपल, तो आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर इंडिया में खेलने के लिए आते हैं। तो जैसे एक साउथ अफ्रीका से कोई प्लेयर आया और उसको इंडिया से जो भी पैसा मिला उस पे इंडिया में टैक्स लगेगा, आंसर इज यस, बिकॉज वो बंदा नॉन रेजिडेंट है तो भी इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा। तो इंडियन इनकम सब पे टैक्सेबल होती है और फॉरेन की इनकम पे टैक्स इंडिया में सिर्फ रेजिडेंट को पे करना पड़ता है, क्योंकि इसके दो रूल होते हैं, एक होता है रेसिडेंस रूल और एक होता है सोर्स रूल। रेसिडेंस रूल क्या बोलता है कि आप अगर किसी कंट्री के रेजिडेंट बन गए तो उनका ये सोवरेन राइट है कि आपके मजे लेना, मींस आपकी पूरी वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगना। और सोर्स रूल क्या बोलता है, भले आप रेजिडेंट नहीं हो लेकिन आपका सोर्स किसी कंट्री से है, आपने पैसा किसी कंट्री से कमाया है, उस कंट्री के आपने रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो उस कंट्री में टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सोर्स रूल। इसकी वजह से होता क्या है, डबल टैक्सेशन हो जाता है, दो बार टैक्स लगता है। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं, समझना। मैं नेपाल गया पढ़ाने के लिए और नेपाल में जब मैंने पढ़ाया करके, ठीक है, नेपाल में मैंने पढ़ाया, तो नेपाल टैक्स लेगा या नहीं मेरी इनकम पे, आंसर इज यस, नेपाल टैक्स लेगा। क्यों नहीं लेगा, नेपाल क्यों टैक्स लेगा, बिकॉज सोर्स मेरा नेपाल में है, सोर्स कंट्री नेपाल है, वो टैक्स लेगी। और इंडिया टैक्स लेगा या नहीं लेगा, लेगा, क्योंकि मैं तो रेजिडेंट हूं, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा मेरे को इंडिया में, तो दो जगह टैक्स लग गया। इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। एक उल्टा एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा साउथ अफ्रीका का है, वो इंडिया में आईपीएल खेलने आता है, क्रिकेट खेलने आता है, तो इंडिया में मान लो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी से वो खेलता है, तो जो इंडिया से उसको पैसा मिला इंडिया उस पर टैक्स लेगा, बिकॉज सोर्स हमारी कंट्री में है। तुम यहां इंडिया में गेम प्ले कर किया, आपने इंडिया में खेला, तो आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो इंडिया ने टैक्स लिया ड्यू टू द सोर्स रूल, और साउथ अफ्रीका टैक्स लेगा ड्यू टू द रेजिडेंस रूल, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंट्री का रेजिडेंट है। तो इसको डबल टैक्सेशन बोलते हैं। ये डबल टैक्सेशन मींस एक ही इनकम पे दो जगह टैक्स लग रहा है। अब ये डबल टैक्सेशन के भी कुछ टाइप होते हैं, एक इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, एक जुरिडिकल डबल टैक्सेशन, ये फ्यूचर में पढ़ेंगे जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि डबल टैक्सेशन जो है ना, वो किसी के लिए एक जेन्युइन हार्डशिप है। आप सोचो यार, एक ही इनकम पे दो जगह टैक्स लग जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या करके, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन हार्डशिप है किसी के लिए। तो ये डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाता है वो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे, कि भाई ये डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाता है। उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है बायलैटरल रिलीफ, एक होता है यूनिलैटरल रिलीफ। वो सब चीजें जो है वो हम उस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज डीटी वाला पार्ट तो आपने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, वो तो पढ़ा हुआ है। वो पार्ट जो 30 मार्क्स का है वो आपके लिए एकदम ही नया रहेगा कि यार क्या है ये करके, ठीक है। इसके लिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। किसी ने पूछा
आर्यन ने कि क्या सर हमको ये लिखना है आप जो बोल रहे हो? आंसर इज नो, अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी लिखवाना होगा मैं लिखवा दूंगा। और जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपको एज इट इज पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है। मस्त वाली चेयर ले लो, मम्मी पापा को बोल दो कि भाई मैं हमारे लिए थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद चाय ला ले। जब आप चाय पीते हुए मोबाइल को साइड में रखते हुए, मोबाइल यूज मत करना, मेरे पास सबके नंबर सेव है और मैं यहाँ पे सबके देखता हूँ कि भाई कौन कौन लाइव है। अगर किसी ने ऑनलाइन दिख गया करके, ठीक है, थप्पड़ खा लेगा, मैं पहले बता दूं। मोबाइल को यूज नहीं करना है, ये 3 घंटे के लिए आपको बहुत मजा आएगा, बहुत नई नई चीजें हैं वो आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और चाय वाय पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मर्जी आए जब चाय पियो, जब मर्जी आए जब पानी पियो करके, ठीक है। बट 3 घंटे जो है वो आपको मेरे साथ में रहना है। लाइव बैच का एक फायदा ये है कि 3 घंटे में आपका मन नहीं है ना तो भी पढ़ना है, ठीक है। बट पेन ड्राइव में या गूगल ड्राइव में मेनी टाइम क्या होता है, बड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है कि 3 घंटे का जो लेक्चर होता है उसको देखने में कभी कभी हम 6 घंटे ले लेते हैं, 7 घंटे ले लेते हैं करके, ठीक है। बहुत बार मन नहीं किया, लैपटॉप बंद करके और घूमने चले गए, टाइम पास करने चले गए, वैसा कर लिया। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ लाइव का एक ही फायदा है कि आपको 3 घंटे मतलब 3 घंटे पूरा बैठना है। ये आपके लिए भी डिसिप्लिन है और मेरे लिए भी डिसिप्लिन है। क्योंकि मैं बताऊं, जब मुझे 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करना है अलग से, जब सामने तुम लोग नहीं हो लाइव में, तो मेरे को 3 घंटे का रिकॉर्ड करने के लिए 5 घंटे लग जाते, क्योंकि बीच में मोबाइल ब्रेक होता है, बीच में देखते किसका नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम पे किसने मैसेज किया, किसने फोटो अपलोड की, बड़ी चीजें अपने को देखनी पड़ती है दुनिया भर की। बट अभी 3 घंटे में 3 घंटे आप लोगों के साथ में करके, ठीक है। चलो डन। अब अपन बात कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स की इंटरनेशनल टैक्सेशन के। तो देखो, एनआरआई टैक्सेशन समझ में आ गया, ट्रांसफर प्राइसिंग समझ में आ गया, डीटीडब्ल्यूए समझ में आ गया। अब ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या होता है? पहले इसको अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग बोलते थे, अभी इसको एडवांस रूलिंग बोर्ड बोलते हैं। अब ये क्या होता है और एडवांस रूलिंग बोर्ड वगैरह वो हम समझेंगे, बट अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं क्या होता है। एक बात बताओ, इंडियन टैक्स लॉ है ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको भी पता है। इंडियन टैक्स लॉ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इनकम टैक्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आपने देखा होगा, रिटर्न फाइल करते टाइम कुछ और ही होता है करके, ठीक है। रिटर्न में कुछ और, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तो नई वेबसाइट आई है वो इन्फोसिस वाली करके, उसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आईटीआर अवेलेबल नहीं है, कुछ अपलोड नहीं हो रहा है, लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है खुद की आईडी से, ठीक है। इतना सिक्योर पोर्टल बनाया उन्होंने। तो देखो, इंडियन इनकम टैक्स लॉ कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप देखोगे दुनिया भर के जजमेंट आते हैं। जैसे वोडाफोन का एक जजमेंट आया था जो बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें टैक्स प्लानिंग को रोका गया था एंड ऑल। तो बड़े डिफिकल्ट लॉ है इंडिया के लॉ, स्पेशली इंडिया का लॉ बड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या होता है ना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो बहुत बार उसको पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, उसको धक धक करता है करके, ठीक है। उसके दिल में धक धक होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। एक बात बताओ, हम इंडिया वाले हैं, हमको जब इनकम टैक्स लॉ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो बेचारे नॉन रेजिडेंट जो फॉरेन वाले लोग हैं उनकी तो क्या हालत होती होगी। तो उनके लिए क्या किया, एक ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का एक बोर्ड बना दिया, समझ लो। और वो ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एडवांस में रूलिंग, रूलिंग का मतलब जजमेंट और एडवांस मतलब एडवांस। ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एक ऐसी चीज है कि जिसके पास जाके और आप एडवांस में जजमेंट ले सकते हो कि भाई हमारे साथ क्या होने वाला है। मतलब कुल मिला के वो एक पंडित जी है, और पंडित जी है जो भी बाबा समझना है समझ लो, जिसके पास हम जाके बोलते हैं भगवान हमारा भविष्य क्या होगा, हम एग्जाम देने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है करके, ठीक है। तो वैसे ही ये नॉर्मली नॉन रेजिडेंट के लिए था कि अगर हम इंडिया में ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, प्रभु हमको बता दो करके, ठीक है। तो प्रभु वहां पे बता देते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने ये किया तो आपके साथ ये होने वाला है करके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, या मैं इसको एडवांस रूलिंग बोर्ड बोल सकता हूं। इस साल से इसमें कुछ चेंजेस है, वो अपन देखेंगे उसके बाद में क्या होता है। उसके बाद में एक टॉपिक जो है दैट इज द इक्वलाइजेशन लेवी। अब आप बोलोगे ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है? ये इक्वलाइजेशन लेवी जो है ये क्यों लाया? इन गूगल और फेसबुक को पकड़ने के लिए। ये जो गूगल है, मैं बताऊं, गूगल जो है ना वो वर्ल्ड में कहीं टैक्स भरता ही नहीं है। गूगल है वो वर्ल्ड में कहीं टैक्स नहीं भरता, क्योंकि टैक्स भरने के लिए क्या होता है, देखो बिजनेस की इनकम होती है ना, मैं थोड़ा उधर जा रहा हूं आज, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप समझ ले। देखो बिजनेस की इनकम होती है, आप दो चीजें समझना, आप इजीली समझ जाओगे। बिजनेस की इनकम पे कभी भी टैक्स जो है वो रेसिडेंस वाली कंट्री में लगता है, सोर्स कंट्री में नहीं लगता। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं, समझना। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेपाल के भी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दुबई से भी देख रहे हैं,
कुछ बच्चे हमारी जो पेन ड्राइव है या बुक है वो नेपाल में खरीदते हैं, दुबई में खरीदते हैं करके, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में बैठे हैं और वो हमसे बुक खरीदते हैं, हमसे पेन ड्राइव खरीदते हैं। आप सिंपल सी चीज समझना, हम मैं इंडिया में हूं, हमारे ऑफिस में एक नेपाल से ऑर्डर आता है पेन ड्राइव के लिए और वो बच्चा वहां से 14,500 पे करता है, हम कुरियर से उसको बुक और पेन ड्राइव नेपाल भेज देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या नेपाल में टैक्स लगेगा? हमको नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज लाइक अ एक्सपोर्ट। दो वर्ड होते हैं, बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री और दूसरा होता है बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। तो यहां पे बिजनेस विथ नेपाल है, मैंने नेपाल के साथ में बिजनेस किया, तो इट इज लाइक अ एक्सपोर्ट। तो नेपाल में मेरा कोई सोर्स नहीं माना जाएगा, बिजनेस में नेपाल में मेरा सोर्स नहीं, पैसा उधर से ही आ रहा है करके, ठीक है, वो बंदा उधर ही बैठा है, बट नेपाल में मेरी इनकम टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज आई एम डूइंग बिजनेस विथ नेपाल। तो नेपाल में मुझे कोई टैक्स नहीं लगा, मुझे इंडिया में जो लगता है वो लग जाएगा। अब एक बात समझना आप लोग, होता क्या, मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे नेपाल से आने वाले हैं सर, बहुत सारे बच्चे हैं वो नेपाल से आ रहे हैं, नेपाल से हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आने लग गए, क्योंकि नेपाल में एग्जाम होता है, काठमांडू में एग्जाम होता है, बहुत सारे सीए के बच्चे हैं नेपाल में। तो मैंने क्या किया पता है, काठमांडू में मेरा एक सेंटर चालू कर दिया, मैंने वहां पे एक सेंटर चालू कर दिया, उस सेंटर पे एक एम्प्लॉय को बिठा दिया, जिन जिन बच्चों को हमसे लेक्चर चाहिए वो उस सेंटर पे आते थे, अपनी पेन ड्राइव लेके आते थे, लेक्चर कॉपी करके बुक लेके वहीं से बच्चे चले जाते थे। अब जो काठमांडू में मेरा एक सेंटर है, तो अब एक बात बताओ, वो काठमांडू का सेंटर जो इनकम कमाएगा उस पे क्या नेपाल में टैक्स लगेगा या नहीं? आंसर इज यस, बिकॉज आई एम डूइंग बिजनेस इन नेपाल। तो दो वर्ड होते हैं, देखो, बिजनेस की इनकम में बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री एंड बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री करोगे तो फॉरेन कंट्री में आपको टैक्स नहीं लगता, इट इज लाइक अ एक्सपोर्ट। नेपाल का ऑर्डर आया, हमने यहां से डिस्पैच कर दिया, यहां बैठे बैठे नेपाल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर नेपाल के अंदर मैंने मेरा ऑफिस डाल दिया, मैंने वहां ऑफिस डाल दिया, मेरे ऑफिस में वहां स्टाफ बैठा है, वो बुक दे रहा है, वो उनको पेन ड्राइव दे रहा है, तो वो मेरा ऑफिस है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अपन पढ़ेंगे आगे जाके परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो मेरा वहां पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो नेपाल में मुझे टैक्स लगेगा उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की इनकम से। अब मैं बताऊं, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा, बहुत सारी ये स्टार्टअप कंपनियां जो है, फेसबुक है, गूगल है, आपको पता है गूगल का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, फेसबुक का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है। फेसबुक का ऑफिस है, बट वो ऑफिस किस लिए है पता है? वो सिर्फ एक ऑक्सिलरी सर्विस देता है या प्रिपरेटरी सर्विस देता है। वहां पे दो वर्ड यूज होते हैं, प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी और प्रिपरेटरी सर्विस के लिए जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है, बट वो ऑफिस भैया कुछ काम नहीं करता। आप लोगों का जीमेल आईडी नहीं चल रहा है, आप मेल करोगे, आपको रिप्लाई यूएसए से आएगा। अगर आपका फेसबुक नहीं चल रहा है, आप मेल करोगे, आपको रिप्लाई जो है वो यूएसए से आएगा। पूरा मैनेज यूएसए से हो रहा है। फेसबुक बोलता है, गूगल बोलता है, इंडिया में हमारा पी है ही नहीं, हमारा पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में तो है ही नहीं। बैंगलोर में जो ऑफिस है कुशल, वो ऑफिस प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विस देता है। आपकी मेल आईडी जो है वो चेक नहीं करता है, वो मेल आपका कुछ भी आपको सर्विस तो दे ही नहीं रहा है, वो तो क्या करता है पता है? सिर्फ प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी सर्विस देता है। प्रिपरेटरी में क्या? एडवर्टाइजमेंट करवाता है, एडवर्टाइजमेंट का वो खर्चा करता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर मान लो अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करवाना है, मोदी जी बोलते हैं ये नहीं, फेसबुक से ये हटाओ, ये करवाओ, तो वो जो है वो आगे बता देता है, यूएसए से वो लोग हटा देते हैं। तो इनका सर्वर वगैरह है वो सब इंडिया के बाहर है। ये जो काम करते हैं वो इंडिया के बाहर से काम करते हैं और पैसा सब इंडिया से कमा रहे हैं। इंडिया से ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं भरते, बिकॉज इंडिया में इनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। यहां काजल बोल रही है गूगल का ऑफिस है गुड़गांव में, बेटा वो जो ऑफिस है ना वो सिर्फ प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विस दे रहा है। मैं वापस बोल रहा हूं आपको, ठीक है, वो ओनली प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विस देता है, वो इनिशियल कुछ सर्विसेज देता है, ऑक्सिलरी वो मेन सर्विस नहीं देता। और जब मेन सर्विस नहीं देता तो इंडिया और यूएसए का जो अग्रीमेंट है उसमें बोला हुआ है इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, तो इंडिया में टैक्स लगता ही नहीं करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, इंडिया में जब टैक्स नहीं लगता तो हमने सोचा कि यार ये तो गलत है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है, बहुत सारे लाइक पोर्टल ऐसे जो इंडिया से पैसा कमाते हैं, बहुत सारे गेमिंग पोर्टल आपने देखे होंगे करके, ठीक है। जैसे पहले पबजी चलता था, तो पबजी भी करोड़ों रुपए इंडिया से कमा रहा था, बट इंडिया में टैक्स भर ही नहीं रहा था।
बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे फॉरेन का मान लो अली बाबा करके एक वेबसाइट है, और उस पर भी आप कुछ ऑर्डर कर सकते हो इंडिया में, वो इंडिया से पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे गूगल है, फेसबुक है, ये एडवर्टाइजमेंट का इनका करोड़ों का रेवेन्यू। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत बार वो स्पॉन्सर ऐड चलती है, गूगल पे स्पॉन्सर ऐड चलती है, तो ये पैसा तो इंडिया से कमा रहे हैं, डॉलर में पेमेंट ले रहे हैं, सब यूएसए में पेमेंट जा रहा है करके, ठीक है। इंडिया में ये कुछ भी टैक्स नहीं भरते हैं, और इसको रोकने के लिए टिकटॉक है ये बोलता है, उसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया, दैट इज इक्वलाइजेशन लेवी। और ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज इक्वलाइजेशन लेवी में। ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन है आपका, इसमें और डिटेल में आपके जितने डाउट है कि सर गूगल का ये ऑफिस है, वो ऑफिस है, सब चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएगी। फेसबुक का कैसे अर्निंग है, गूगल का कैसे अर्निंग है, ये सब चीज़ें हैं वो आपके आ जाएगी। हाँ, टिकटॉक ने भी बहुत पैसा कमाया है यहाँ पे, ठीक है। चलो, आपने बहुत वहां पे बाल कलर कर करके फोटो डाले थे आपने, ठीक है, टिकटॉक बनाते थे, तो मुझे पता है, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, मेरे दिल का चैन पता नहीं क्या क्या था। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर 6 पे चलते हैं। तो हमने अभी तक जो टॉपिक बात की, एनआर एनआरआई, ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यू अथॉरिटी, इक्वलाइजेशन लेवी, ये टैक्स ट्रीटी, ये टॉपिक क्या है। तो टैक्स ट्रीटी क्या होता है, देखो इंडिया का 100+ कंट्री के साथ में हमारा अग्रीमेंट है, और उस अग्रीमेंट को बोला जाता है टैक्स ट्रीटी। ट्रीटी बोलो या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बोलो या कन्वेंशन बोलो, सेम बात है। टैक्स ट्रीटी बोलो, टैक्स कन्वेंशन बोलो या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बोलो, ये सेम ही बात है करके, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अग्रीमेंट, ट्रीटी या टैक्स कन्वेंशन, तीनों चीजें सेम है। हमारा 100+ कंट्रीज के साथ में ये अग्रीमेंट है। तो सर वो अग्रीमेंट को रीड कैसे किया जाए अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो, जैसे इंडिया चाइना का अग्रीमेंट है, इंडिया यूके का अग्रीमेंट है, इंडिया यूएसए का अग्रीमेंट है। सर मान लो उसमें कुछ वर्ड ऐसा लिखा हुआ है कि भाई, जैसे मान लो कुछ वर्ड ऐसे लिखे हुए जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या मीनिंग लिया जाए, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, डीटीडब्ल्यू को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, वो हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। उसके बाद में मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन नाम से पता चल रहा है, मॉडल मींस ये कुछ ना कुछ मॉडल है। जैसे एक बात बताओ, आप लोगों ने आज तक पार्टनरशिप डीड बनाया होगा अपने ऑफिस में, आंसर इज यस। कैसे बनाया, सर कुछ नहीं किया, हमने किसी और का पार्टनरशिप डीड उठाया, उसको लिया, उसमें डेट चेंज किया, नाम चेंज किया, और बाकी क्लॉजेस एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट मार दिए। ऐसा जो आपने किया पार्टनरशिप डीड के साथ, क्योंकि आपके पास एक मॉडल था। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्वेश्चन यहां पे ये आता है करके, ठीक है, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर ये जब डीटीडब्ल्यू बनते हैं, जैसे इंडिया के नरेंद्र मोदी जी और फॉरेन की कंट्री का कोई पीएम है, और उनकी जो टीम होती है, अल्टीमेटली फाइनेंस टीम होती है, वो सब करती है ये सब। तो हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट की, लाइक इंडियन गवर्नमेंट और जो फॉरेन की गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो सर एक टेबल पे बैठे, वो एक टेबल पे बैठते हैं। तो जब वो टेबल पे बैठते हैं तो अग्रीमेंट कैसे बनाए, ट्रीटी कैसे बनाए, कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए। मोदी जी बैठे, ठीक है, मोदी जी और मान लो यूएस के कौन से ट्रंप है या अभी तो कोई जो बाइडन, हाँ, सो जो बाइडन और मोदी जी एक दिन दोनों मिले और बोले चलो हम अग्रीमेंट बनाएंगे, दो जगह टैक्स ना लगे, एक जगह टैक्स लगना चाहिए, हम अग्रीमेंट बनाएंगे। तो बनाएंगे, बट बनाएंगे कैसे, कुछ ना कुछ तो हमको कॉपी पेस्ट मारने को चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमको मॉडल चाहिए करके, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बेस चाहिए। जैसे वो किसी और फोल्डर से पार्टनरशिप डीड आपने उठाया था, वैसा हमको कुछ ना कुछ तो बेस चाहिए। तो उसके लिए कुछ मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, मींस कुछ मॉडल ट्रीटी है। ये मॉडल ट्रीटी कौन कौन सी है, एक है ओईसीडी मॉडल। ओईसीडी मॉडल क्या होता है देखेंगे आगे। एक है यूएन मॉडल और एक है यूएस मॉडल। ये 3 मॉडल है, वन इज द ओईसीडी मॉडल, वन इज द यूएन मॉडल एंड वन इज द यूएस मॉडल। अब यूएस मॉडल तो ऐसा है ना, जो यूएस वाले फॉलो करते हैं, सिर्फ जो यूएस वाले हैं वो यूएस वाले सिर्फ यूएस मॉडल फॉलो करते हैं, ठीक है, यूएस वाले वो यूएस मॉडल फॉलो करते हैं। मतलब यूएस का किसी कंट्री के साथ अग्रीमेंट बनेगा तो वो यूएस मॉडल ही फॉलो करेंगे। यूएस बोलते हैं भैया हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही किंग है करके, ठीक है। एक है ओईसीडी मॉडल। ये ओईसीडी मॉडल कौन फॉलो करता है कि जो डेवलप्ड कंट्री होती है और उनके जो अग्रीमेंट होते हैं डेवलप्ड कंट्री के अग्रीमेंट, उसमें वो ओईसीडी मॉडल फॉलो करते हैं।
और यूएन मॉडल कौन फॉलो करते हैं? जो बेचारी डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया वाली, वो क्या करती है? यूएन मॉडल फॉलो करती है। अब आप जैसे इंडिया के जितने भी अग्रीमेंट आप देखोगे तो नॉर्मली वहां पे यूएन मॉडल फॉलो हुआ है। अब मॉडल का मतलब ऐसा नहीं कि एज इट इज इसी को कॉपी मार दो, अब आपको जो जो लगता है चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो करके, ठीक है। जो जो इट इज अ मॉडल। तो देखो, आपको पार्टनरशिप डीड जो आपने कॉपी मारा था उसमें आपको मान लो किसी ने बोला कि इसमें हमको ये क्लॉज चेंज करवाना है, तो आप करोगे चेंज? आंसर इज यस। तो वैसा ही होता है। तो ये बेसिकली मॉडल है और उस मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये बोलता है इंडियन मॉडल नहीं है, कि इंडियन मॉडल नहीं है करके, ठीक है। यहाँ पे मॉडल जो आप एमटीवी वाले समझ रहे हो वो नहीं है। मॉडल मतलब बेसिकली वन परफॉर्मा और वन स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड योर मॉडल। तो हम लोग यूएन मॉडल फॉलो करते हैं नॉर्मली। लास्ट टॉपिक, बेप्स, दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। नाम से पता चल रहा है बेप्स, इसको बेप्स बोलते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब इसमें होता क्या है, ये क्यों लाया? क्योंकि जैसे जैसे ये नेट बढ़ता गया, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया, यहां पे इवोल्यूशन आया, तो कंपनियों ने हर कंट्री के लॉ के मजे लेने चालू कर दिए। लॉ के मजे कैसे लेते थे ये लोग? ठीक है, बहुत सारे तरीके थे। जैसे मैंने गूगल का एग्जांपल लिया, फेसबुक का एग्जांपल लिया, इनका पी है ही नहीं कहीं पे। और इन्होंने अब जैसे पी है ही नहीं क्योंकि इनका ऐसा कोई, सब वर्चुअल है, कोई फिजिकल ऑफिस होते ही नहीं थे। फिजिकल ऑफिस जो होते थे वो सिर्फ बोर्ड लगा के बैठ जाते थे, थोड़ा बहुत उधर काम होता था, प्रिपरेटरी सर्विस, ऑक्सिलरी सर्विस इनका कुछ है ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिन वेबसाइट्स को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं वो लोग। सॉफ्टवेयर, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, आप एंटीवायरस ले लो या सॉफ्टवेयर ले लो, पैसा उनको डॉलर में चला जाएगा, फॉरेन में पैसा चला गया। अब उनका सर्वर कहां है वो आपको पता ही नहीं। और वो सर्वर क्या करते थे पता है? ऐसी कंट्री में सेट करते थे जहां टैक्स ही नहीं लगता। छोटी छोटी टैक्स हेवन कंट्रीज, टैक्स हेवन कंट्रीज जिनको बोलते हैं, जहां पे टैक्स ही नहीं लगता। जैसे बरमूडा है करके, ठीक है। जैसे बहुत सारे आइलैंड्स है, वो आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उन वहां टैक्स ही नहीं लगता। स्विट्जरलैंड में वहां पे थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, बट एक बात बताऊं, ऐसे बहुत सारी जगह वर्ल्ड में है जहां टैक्स ही नहीं लगता। तो कंपनियों ने मजे लेने चालू कर दिए। तो जो वर्ल्ड की जितनी कंट्रियां थी उन्होंने सोचा कि यार अपन सबके मजे हो रहे हैं, मीन्स ये जो लोग हैं अपने मजे तो सबके ले रहे हैं, ठीक है। सब लोगों के मजे ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है ये टैक्स को कम करने के लिए कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं। हर कंट्री है वो कुछ कर नहीं सकती। तो इन्होंने क्या किया, जो ओईसीडी कंट्री है और G20 कंट्री, ओईसीडी और G20, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओईसीडी बट वी आर पार्ट ऑफ द G20 कंट्री। ये G20 कंट्री और ओईसीडी कंट्री ने मिलके और कुछ एक्शन प्लान बनाए कि जो कंपनियां मजे ले रही है ना अपने, अब इनके मजे हम लेंगे करके, ठीक है। और उसी से इक्वलाइजेशन लेवी आया। जो इक्वलाइजेशन लेवी जो आया, जिसपे हम गूगल टैक्स भी इंडिया में बोलते हैं, फेसबुक टैक्स भी बोलते हैं, तो वो जो टैक्स है ना वो बेप्स से ही आया। तो बेप्स के टोटल 15 एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान किसको बोलते हैं? कि एंटीवायरस है, समझो इन्होंने वायरस फैला रखे थे और ये वायरस को कैसे उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसके लिए उन्होंने एंटीवायरस बनाए। और टोटल 15 एंटीवायरस है। और वो 15 एंटीवायरस कहां दे रखे हैं? बेप्स में दे रखे हैं, दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और वहां पे कैसे कैसे एंटीवायरस बनाए वो सब है, वो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखने वाले हैं। सो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ योर 100 मार्क्स का पेपर। 100 मार्क्स में 70 मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स आपके इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड है और वो 30 मार्क्स आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड है। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो सब टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो मैं बताऊं ना, ये आपका जो 30 मार्क्स है, ये 30 मार्क्स का एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, वो आपके इलेक्टिव है। और वो इलेक्टिव जो है इसमें एज इट इज ये 30 का 100 हो जाता है। कौन से पेपर की बात कर रहा हूं? 6C पेपर की बात कर रहा हूं, 100 हो जाता है। और बेटा उसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा आता है, दैट इज ब्लैक मनी एक्ट करके, एक ब्लैक मनी लॉ करके है। वो ब्लैक मनी लॉ जो है, जो मोदी जी ने लाया था, वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ता है। बाकी ये कि ये 8 टॉपिक है वो आपको उधर भी मिलते हैं इन द पेपर नंबर 6C करके, ठीक है। अब एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहेगा करके, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहेगा कि सर हमको इलेक्टिव में कौन सा पेपर लेना चाहिए। तो मैं बताऊं ना, जो आपकी मर्जी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। आप लोग एक बार 7 सब्जेक्ट पढ़ लो और 7 सब्जेक्ट के कनेक्टेड आपको जो चीज लगती है, आपको लगता है कि इसमें स्कोरिंग है, वो वाला पेपर आपको लेना है करके, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन ले लो क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, तो ऑब्वियसली ये गलत होगा करके, ठीक है। क्योंकि अपने आप में जितने भी सब्जेक्ट है इलेक्टिव पेपर है, वो इलेक्टिव पेपर जो है वो सब जो है सब अच्छे हैं।
अब उसमें हो क्या रहा है पता है आपको? यहाँ पे खेल हो रहा है। सबसे पहले जब ये नया सिलेबस आया था, आज से लाइक 2-3 साल पहले, 3 साल पहले जब भी आया था, तो सबसे पहले लोगों ने सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट चूज किया पता है? इंटरनेशनल टैक्सेशन। क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन नाम से इतना अच्छा लगता है, और इतना सारा ज्ञान लेने के बाद आपको लग रहा होगा ये तो जोरदार है, मतलब जोरदार चीज है, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी करके, ठीक है। तो लोगों ने लिया इंटरनेशनल टैक्सेशन। मीन्स व्हाट वाज द परसेंटेज? अप्रोक्स 70% लोग हैं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आ गए। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में जैसे ही इतने सारे लोग आए, इंस्टीट्यूट ने देखा कि यार ये क्या है, बाकी हमारे पेपर के साथ नाइंसाफी कैसे हो रही है। ये तो सब इंटरनेशनल टैक्सेशन में गए, बाकी पेपर में 30% लोग। इन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन के 2 पेपर निकाले, एकदम खतरनाक भारी पेपर, ठीक है, मतलब ज्यादा ही डिफिकल्ट लगाए करके, ठीक है, निकाले। तो जैसे ही डिफिकल्ट आए इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो लोगों ने सोचा यार इजी कौन सा है, तो उधर देखा कि रिस्क मैनेजमेंट इजी था और इकोनॉमिक लॉ इजी था। तो जैसे रिस्क मैनेजमेंट, और वो बच्चे इंटरनेशनल टैक्सेशन जो पहले लेते थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसमें पढ़ना भी बहुत ज्यादा पड़ता है, बड़ा डिफिकल्ट भी आता है पेपर, पता नहीं कौन कौन सी केस स्टडी आती है। तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को शिफ्ट कर दिया रिस्क मैनेजमेंट में और इकोनॉमिक लॉ में। अब लास्ट के 2 अटेम्प्ट से आप देखोगे रिस्क मैनेजमेंट का पेपर है वो टफ आने लग गया। लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट से आप देखोगे रिस्क मैनेजमेंट का पेपर है वो टफ आने लग गया। अभी भी इकोनॉमिक लॉ का पेपर है वो एवरेज ही आ रहा है, और इंटरनेशनल टैक्सेशन का एवरेज आ रहा है। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से इंटरनेशनल टैक्सेशन का एवरेज आ रहा है पेपर, आराम से स्कोर कर सकते हैं 50-60 मार्क। और लाइक रिस्क मैनेजमेंट का बड़ा डिफिकल्ट आने लग गया। तो अब लोगों को ये लगता है कि वी विल गो टू द लाइक इकोनॉमिक लॉ। तो मैं आपको बताऊं ना, देखो बड़ा सिंपल है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग रहता है। हो सकता है मुझे थियरी पसंद नहीं है करके, ठीक है, तो मैं थियरी पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा लॉ में, क्योंकि मान लो मुझे थियरी पसंद नहीं है। बट अगर मान लो आपको थियरी पसंद है, तो मेरे को लगता है इकोनॉमिक लॉ कैन बी ए गुड चॉइस ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें करके, ठीक है। देखो यार मैं बताऊं, आप बोलते हो इंटरनेशनल टैक्सेशन का नॉलेज चाहिए या दुनिया, देखो नॉलेज है ना, सीए बनने के बाद ले लेते हैं अपन। सीए बनने के बाद ये डिग्री ऐसी है ना, जिस दिन आपके हाथ में आ गई ना, आपको कोई भी लाख रुपए महीने का दे देगा, उसके बाद बहुत टाइम है नॉलेज लेने के लिए। अभी आपका मेन टारगेट होना चाहिए टू क्रैक दिस एग्जाम। ये जो फाइनल का एग्जाम है इसको क्रैक करना, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो आप अभी तो बहुत जल्दबाजी है, आपका एग्जाम मई 22 नवंबर 22 में रहेगा, तो यू हैव द टाइम। आप एक बार सातों सब्जेक्ट को देख लो और उसके बाद में जो आपको ठीक लगे वो आप पेपर ले लो करके, ठीक है। कैपिटल मार्केट कैसा है, बहुत अच्छा पेपर है देखने में करके, ठीक है। सबसे अच्छा तो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है। उस पेपर में कोई सिलेबस ही नहीं है, मतलब उस पेपर में एक ही लिखा हुआ है, आप 7 पेपर पढ़ो और ये 8वां पेपर दे दो। वो सबसे इजी भी आ रहा है, उसमें पास भी बहुत सारे लोग होते हैं करके, मतलब जितने देते हो ऑलमोस्ट पास हो ही जाते हैं, 1-2 को छोड़ के, ठीक है। बट उसमें क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि उसमें 7 पेपर की बुक आपको लेके जानी पड़ेगी, ट्रक भर के जाना पड़ेगा। एक जो टेम्पू है छोटा वाला, वो टेम्पू भर के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपको एफआर की बुक लेके जानी है, एसएफएम की लेके जानी है, लॉ, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, ये और मतलब ये डीटी, आईडीटी और कॉस्टिंग, ये सबकी बुक लेके जाना है। क्योंकि वहां पे आपका ओपन बुक एग्जाम है, आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। तो आपको एक ट्रक हायर करना पड़ेगा, तब आप मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है वो वाला टॉपिक है, वो वाला सब्जेक्ट है, वो आप ले सकते हो। तो इट्स योर चॉइस। नाउ अभी टाइम है आपके पास, टेक योर टाइम, जस्ट एनालाइज योर सेल्फ कि आप किस में परफेक्ट हो। देखो क्या होता है ना, बहुत बार मेरे और आप में, या आपके और आपके फ्रेंड में फर्क है, ठीक है। दोनों की सोच में फर्क है, दोनों के पढ़ने के तरीके में फर्क है, दोनों का स्टाइल है। भगवान ने एक जैसा दिमाग तो सबको दिया नहीं है, सीधी सी बात है करके, ठीक है। तो आपको जो आपको खुद को एनालाइज करना है और आपके लिए जो बेस्ट है वो वाला पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हर्ष बोल रहा है सिर्फ एक ही पेपर बुक लेके जा सकते, नहीं, आपकी जितनी मर्जी हो उतनी बुक लेके जाओ, ठीक है। क्लास में ट्रक अलाउ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ट्रक अलाउ नहीं है तो बाहर उसको खड़ा करवाना है, ठीक है, और आप वेट करना। चलो अब अपन बात करते हैं आगे। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। जो अपन आपके 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं, सब लोग इधर देखा, ध्यान देना, 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो सर आप जो बोल रहे हो कि ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स के पेपर में एग्जाम में पेपर आता कैसा है? व्हाइट कलर का, येलो कलर का, वो तो जो कलर मतलब इंस्टीट्यूट को अच्छा लगता है उस कलर का दे देती है पेपर। बट ये 100 मार्क्स का जो पेपर है ना, इसमें बेटा आपका 30 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितना? 30 मार्क्स का 30 मार्क्स एमसीक्यूज आए।
बट ये एमसीक्यूज भी अभी ऐसे देने लग गए ना, बड़े बड़े एमसीक्यूज देते हैं, ठीक है, 2 नंबर का एमसीक्यू है बट वो अच्छा सा उसको बना के कैलकुलेट करना ही है अपने को और उसके बाद उसका आंसर देखना है। इस बार का पेपर डीटी का जो पेपर अभी गया जुलाई 2021 का, डिस्क्रिप्टिव वॉज ईजी बट एमसीक्यूज वॉज बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लोगों के लिए। अगर मान लो किसी ने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था एमसीक्यू, ये आपने भी रिव्यू सुने होंगे, ठीक है, डीटी को लेके। तो एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क्स के, ये 30 मार्क्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं, आने चाहिए, बिकॉज यहां पे सही लिखा है तो सही आएगा। आपने 30 मार्क्स के एमसीक्यूज को सही सेलेक्ट किया तो आपको पूरे 30 मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव में 70 का लिखा है, उसमें 70 नहीं आ सकते, बट यहां 30 में से 30 है, वो आपको मिलने का चांस है। और इस बारे में बताऊं, लोग बोलते हैं एमसीक्यूज डिफिकल्ट थे जुलाई के एग्जाम में, बट बहुत सारे एमसीक्यूज वो वाले थे जो आईसीआई ने ऑलरेडी अपने उसमें दे रखे। आईसीआई की एक बुकलेट आई थी बीच में, मैंने उसके पूरे सॉल्यूशन डाल के दे रखे थे। और क्या होता है ना, डीटी का पेपर बड़ा वास्ट होता है, तो लास्ट डे पे बच्चों से रिवाइज नहीं हो पाता, बिकॉज आपने देखा होगा 30 मार्क के लिए कितनी सारी चीजें हैं और उस 70 के लिए तो कितना सारा है। ये जो 70 जो है वो 70 के लिए तो कितना सारा है करके, ठीक है, तो वहां पे बहुत वास्ट पेपर हो जाता है। बट डीटी है इजी पेपर, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 30 मार्क का एमसीक्यूज जो आपको ढंग से आना चाहिए। उसके बाद में जो 70 मार्क्स रहेगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और ये 70 मार्क्स के लिए टोटल आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का रहेगा। 70 मार्क्स के लिए आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। अब एक बात समझना, इस 6 क्वेश्चन में से आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ये कंपल्सरी रहेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो प्रॉब्लम है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और ये मोस्टली कौन से टॉपिक से आता है पता है? ये टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है मोस्टली। टोटल इनकम मीन्स जिसमें आपका बिजनेस का इनकम, कुछ कैपिटल गेन, कुछ अदर सोर्सेज, ये सब मिला के जो आता है दैट इज कॉल योर टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपल्सरी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एनी 4 करने पड़ेंगे। एनी 4 मीन्स कोई भी आप जो 4 है वो 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 14, तो टोटल आपके पास कितने मार्क्स हो गए? 5 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आपके पास हो गए 70 मार्क्स करेंगे, ठीक है। और ये 70 मार्क्स का ये वाला पार्ट, और उसके बाद में आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यूज वाला पार्ट, आपके पास टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। अब एक चीज समझना, ये जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ये नॉर्मली डीटी से ही आएगा, 100% आपका डीटी से ही आने वाला है। अब ये 2 to 6 तक जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें से आपको एनी 4 करने हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप कैसे होता है? डीटी वाले पार्ट से आपका आएगा 8 मार्क का क्वेश्चन, और इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट से आएगा आपको 6 मार्क का क्वेश्चन। तो देखो मैंने क्या बोला कि जो आपके यहां पे 30 मार्क्स पहले आ गए एमसीक्यूज में, उधर 70 मार्क्स। 70 में आपको क्या है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है जो आपको करना ही पड़ेगा, टोटल इनकम का आएगा, और ये डीटी वाले पार्ट से आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी वाले जो 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको 2 to 6 में से कोई भी एनी 4 करने हैं, और इस 4 में हमेशा ध्यान रखना डीटी 8 मार्क का रहेगा और इंटरनेशनल टैक्सेशन 6 मार्क का रहेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि डीटी 8 मार्क का एक क्वेश्चन रहे, हो सकता है 4 और 4 के 2 रहे, या हो सकता है 6 या 2 का 1 रहे, या हो सकता है 3 और 5 का 1 रहे। उधर 6 में भी ऐसा जरूरी नहीं 6 मार्क का एक ही क्वेश्चन रहेगा, डिपेंड करता है, 4 और 2 का हो सकता है, 3 और 3 का हो सकता है। तो अब आपके मार्क्स का अलोकेशन कैसे हुआ देखो, इंटरनेशनल टैक्सेशन 6 मार्क का, ये तो 6 मल्टीप्लाई बाय आपके 4 क्वेश्चन आप करोगे तो 24 मार्क वो हो गए, और 6 मार्क्स जो है वो अप्रोक्स आपको एमसीक्यूज में आपको मिल जाते हैं करके, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का, वैसे ही आपका डीटी का भी बैठ जाता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये 14, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 14, और बाकी वाले जो है वो आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, 24 के करीब जो मार्क्स है वो आपको एमसीक्यूज में मिल जाते हैं डीटी में से। तो ऐसा नॉर्मली आपका ब्रॉडर टर्म में मैंने बोला ऐसा पेपर आता है। चलो अब एक बात बताओ मुझे, ये नॉर्मल पेपर की बात होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपने बहुत बार सेक्शन सुना है ना, तो एक बात बताओ इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड कैसे करेंगे? 70-30 ऑलमोस्ट फिक्स है।
या क्वेश्चन 1 इज नॉर्मली ऑलवेज फ्रॉम द इनकम टैक्स पार्ट? यस, मुझे बताओ इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे? अच्छा, इसको किसी को फोन पे बताना है, फोन पे बताना है, फोन पे। कोई बोल रहा है सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 सब सेक्शन ए, इज इट लाइक दैट? क्या ऐसे इसको रीड करेंगे? हाँ भैया, कोई बोल रहा है 15 ब्रैकेट खोलो, फिर 3 लिखो, फिर ब्रैकेट बंद करो, फिर ब्रैकेट खोलो, फिर वी लिखो, आई लिखो, फिर ब्रैकेट खोलो, फिर छोटा ए लिखो। अच्छा, वेरी गुड। ऑलमोस्ट बच्चों ने बड़ा ही सही बोला कि इसको कैसे रीड करेंगे। ये जो सबसे पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं सेक्शन, इसको बोलते हैं सब सेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉज और इसको बोलते हैं सब क्लॉज। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज 6 सब क्लॉज ए। क्या बोला? सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज 6 एंड सब क्लॉज ए करके इसको अपन ऐसे बोलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, इसको कैसे बोलेंगे? सेक्शन 215 इसको कैसे बोलेंगे? यस प्रिया, पूजा, राजेश्वरी, मुस्कान, इसको कैसे बोलेंगे? बताओ बताओ बताओ, इसको कैसे बोलेंगे? सब क्लॉज तक ही होता है विशाल। सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 ऐसा दिव्या ने बोला। कैसे बोलेंगे इसको? बोलो बोलो बोलो, कैसे बोलेंगे इसको? सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 ऐसा अर्पित भी बोल रहा है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 ऐसा राजेश्वरी भी बोल रही है। सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऐसा अदिति ने बोला, निकिता ने भी बोला। हाँ, ये क्लॉज है या सब सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज है या सब सेक्शन है? राघव बोल रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 15। तो सेक्शन है या क्लॉज है? अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सब सेक्शन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्लॉज है। अब एक बात बताऊं, इनकम टैक्स में या किसी भी नॉर्मली किसी भी लॉ में सेक्शन 2 के साथ में जो लिखा होता है वो हमेशा उसको क्लॉज बोलते हैं। मींस 2 सेक्शन 2 क्लॉज 15। क्लॉज 15 जब आप बोलोगे सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेक्शन 2 क्लॉज 48, क्लॉज बोला जाता है इसको, उसको अपन क्लॉज बोलते हैं। ऐसे ही एक सेक्शन होती है सेक्शन 10 अपने इनकम टैक्स में, सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, दैट इज द क्लॉज सेक्शन 10 क्लॉज 1। ऐसे का ऐसे सेक्शन 10 क्लॉज 34, सेक्शन 10 क्लॉज 38, यहां पे भी क्लॉज बोला जाता है। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर सेक्शन में सब सेक्शन कब बोलेंगे और क्लॉज कब बोलेंगे? ठीक है, देखो ये लॉ के इंटरप्रिटेशन का सवाल है। लॉ आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये चीज ध्यान दी होगी। देखो दो चीजें होती है, अगर मान लो कोई आइटम का लिस्ट है और उसमें आपस में इंटरलिंक नहीं है। मैं क्या बोला? कोई आइटम की एक लिस्ट है और जो आपस में इंटरलिंक नहीं है, मींस एक दूसरे से उनका कोई भी ऐसा लिंकेज नहीं है, वहां पे हम क्लॉज बोलेंगे। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि लाइक सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन की बात करता है, तो 2 में एक लिस्ट दे रखी है, जैसे कैपिटल असेट का डेफिनेशन 214, इनकम का डेफिनेशन 224, बाकी एक डेफिनेशन ट्रांसफर का डेफिनेशन 247। तो यहां पे जो है ये क्लॉज है, इसमें डेफिनेशन का आपस में कोई भी लिंकेज नहीं है, वहां पे हम क्लॉज बोलेंगे। जहां पे आपस में लिंकेज नहीं है वहां पे आपको क्लॉज बोलना है।
लेकिन जहां पे लिंकेज है वहां सब सेक्शन बोलना है। जैसे मैं बताऊं, मैं बात करता हूं सेक्शन मान लो 11.1 की, फिर 11.2 की, 11.3 की, तो यहां पे 11.1, 11.2, 11.3 ये आपस में लिंकेज है, इनका आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिश्ता है, वहां पे सब सेक्शन वर्ड यूज होता है। और जहां आपस में रिश्ता ही नहीं है, जैसे मान लो मैं 10 की बात करता हूं, तो 10.1 एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। आप देखोगे 1034 में पहले डिविडेंड है वो एग्जाम्प्ट था, 1035 में यूटीआई म्यूचुअल फंड का इनकम एग्जाम्प्ट है, 1038 में कुछ शेयर मार्केट का कैपिटल गेन पहले एग्जाम्प्ट होता था। तो यहां पे जब आप देखोगे ना, तो आपस में लिंकेज नहीं है, एक अब सेपरेट सेपरेट चीजें है, वहां पे हम नॉर्मली क्लॉज बोलते हैं। तो इनकम टैक्स की बात करता हूं, बाकी लॉ में आई डोंट नो कैसे होता है करके, ठीक है, बट नॉर्मली लॉ में ऐसा होता है कि जहां पे इंटरलिंक होती है, लिंकेज होती है, वहां पे हम सब सेक्शन बोलेंगे, और जो एक लिस्ट दे रखी है जिसमें आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, वहां पे हम जो है वो उसको क्लॉज बोलते हैं, और लिंक है वहां पे सब सेक्शन बोलते हैं। लिंक है तो सब सेक्शन, लिंक नहीं है तो क्लॉज। अब एक और चीज समझना, हमारे इनकम टैक्स में बहुत सारे केस लॉज आएंगे। जैसे केस लॉ का नाम है बीबी वर्सेस CIT 263 263 CTR 53, और उसके बाद आपको दे रखा है BOM फिर 2021। इसका मतलब क्या हुआ, देखो चलो देखो, इसमें एक केस लॉ का नाम है बीबी वर्सेस CIT 263 CTR बॉम्बे 2021। इसका मतलब क्या होता है, पहले नाम किसका आता है और बाद में नाम किसका आता है किसी भी केस लॉ में? काजल, नॉर्मली ये जो क्लॉज और सब सेक्शन का रूल है, ये मोस्ट ऑफ लॉ में तो सेम है। कहीं पे मेरे को किसी ने बताया, मैं अभी तक मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया है, बट कि जीएसटी में कहीं ना कहीं पे ऐसा है जहां पे कि सब सेक्शन बोला गया है कहीं पे, ठीक है, जो कि आपस में लिंकेज नहीं ऐसा, बट नॉर्मल लॉ का रूल ये होता है जो मैंने आपको बताया अभी, बट मुझे एक बार तो भी देखना पड़ेगा। हाँ चलो, सबसे पहला नाम उसका होता है जिसने केस फाइल किया था, दैट इज पेटिशनर अपन बोल सकते हैं, कि जिसने केस फाइल किया था उसका नाम पहले आता है, जो रेस्पोंडेंट रहता है उसका नाम बाद में आता है। पहले जिसने केस फाइल किया था वो, और दूसरा जो रेस्पोंडेंट है उसका नाम सेकंड आएगा। तो जैसे बीबी वर्सेस CIT में बीबी ने केस फाइल किया था, आगे वाली पार्टी कौन है, CIT है। ये क्या होता है, ये 263 CTR 53 ये एक नंबर होता है जहां पे ये केस कोटेड है। जैसे मान लो अगर मैं आपकी बुक में बोलूं कि आपकी इस पर्टिकुलर बुक में ये पर्टिकुलर टॉपिक इस पेज नंबर पे, तो आप सीधा जाके ढूंढ सकते हो। तो सेम वैसे ही ये जो नंबर रहते हैं, ये नंबर वो वाला नंबर रहता है कि ये केस कहां पे कोटेड है, मींस कहां पे लिस्टेड है, कहां पे इसको ढूंढा जा सकता है, उसका ये नंबर रहता है करके, ठीक है। तो यहां पे आप इस केस को देख सकते हो, ये है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, और 2021 का ये जजमेंट है। केस को नॉर्मली ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे इस केस लॉ का नाम आता है। पहला जिसने केस किया था, दूसरा वो पर्सन जो रेस्पोंडेंट है, तीसरा वो केस कहां पे कोटेड है, कहां पे उसको ढूंढा जा सकता है करके, ठीक है। जैसे ITR CTR आते हैं तो वहां पे आपको बहुत सब केस लिस्टेड होते हैं कोर्ट के, और वहां से आप इसको पिक कर सकते हो, देख सकते हो। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है और 2021 का जजमेंट है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ छोटी मोटी, और हम टैक्स पे आते हैं। अभी तक जो हमने बात की, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात की, छोटी मोटी बातें की। मुझे एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, बताओ मुझे, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? सिंपल सा क्वेश्चन, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? हाँ, नीति केस किया मतलब केस फाइल किया। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? बोलते रेवेन्यू के लिए, पब्लिक एक्सपेंसेस के लिए।
कोई बोलता है इनकम सोर्स है गवर्नमेंट का, कोई बोलता है करप्शन करने के लिए। वाओ, देख तो लो इनका। दुर्गेश बोलता है इट इज रिटन इन द लॉ, इसलिए रहती है। मैं पानी पी रहा हूं। हाँ, फिस्कल एक्सपेंडिचर के लिए। लोगों के आंसर तो देखो आप, देश चलाने के लिए, ये वो एक ना बात, देश चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, देश को चलाने के लिए। किसने बोला रेवेन्यू के लिए, लोगों का खर्चा कम करने के लिए। वाह, वेरी गुड। फॉर क्लीनिंग वाटर लॉजिंग मुंबई में पानी भर गया, उसको निकालने के लिए। वेरी गुड। टू फंड इट्स एक्सपेंसेस। बोलता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आप लोगों का थॉट तो देखो, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉकेट मनी के लिए। चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस आए आपके, बहुत सारे आंसर आए, मतलब मैं धन्य हो गया इतने सारे आंसर देख के। अच्छा हुआ किसी ने ऐसा ना बोले करके, ठीक है। कोई बोलता है मोदी जी के वर्ल्ड टूर के लिए करके, ठीक है, टैक्स इसलिए लिया जाता है। मोदी जी बेचारे 2 साल से कहीं जा ही नहीं पा रहे, पता है तुमको, उनकी लाइफ के 2 साल ऐसे रहे जब कहीं नहीं गए। सिक्योरिटी के लिए बोले टैक्स नहीं लेंगे तो घपला कैसे करेंगे, लोगों को ये बताने के लिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, इसके लिए टैक्स लेते हैं। वेरी गुड। अच्छा हुआ किसी ने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है जिससे कि सीए फाइनल में हम सब्जेक्ट जोड़ सके, नहीं तो सीए फाइनल में स्टडी क्या करवाएंगे, इसलिए टैक्स लेती है। ऐसा अच्छा हुआ किसी ने नहीं बोला करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, तो इसमें सीधी चीज है कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है कि गवर्नमेंट को आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। जो अपनी गवर्नमेंट है उसको आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि भैया इस इंडिया को आपको क्या करना है, इंडिया को चलाना है। मीन्स इंडिया को आपको ग्रो करना है, मेंटेन करना है। तो इंडिया को ग्रो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए टैक्स लिया जाता है। गवर्नमेंट को आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है। आपने दिया था जब वोट देने के बाद आपने फोटो भी डाला था, सेल्फी डाली थी कि यस वी वोटेड, यू शुड ऑल्सो वोट। तो भैया आपने गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि हमारी इस कंट्री को ग्रो करना है, मेंटेन करना है। और मैं बताऊं, जब आपने किसी को ये बोला कि ग्रो करना है, मेंटेन करना है इस कंट्री को, तो उनको 2 चीजों की जरूरत रहती है। कौन कौन सी चीज की जरूरत है? सबसे पहले तो भैया किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए या डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के पास चाहिए पावर, और दूसरा चाहिए पैसा। तो एक तो चाहिए पावर और दूसरा चाहिए पैसा। बिना पावर के कुछ नहीं हो सकता, और उसके साथ में पैसा भी चाहिए। अब आप बोलोगे पावर कहां से आता है, पावर कहां दे रखी है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है? तो गवर्नमेंट को जो पावर मिलती है वो पावर मिलती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दे रखी है, बहुत ह्यूज पावर्स दे रखी है गवर्नमेंट्स को, कि जो चाहे वो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट जैसा लॉ बनाना चाहे वैसा लॉ बना सकती है। गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। ये पावर कहां दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ बनाने की पावर दे रखी है। जो चाहे वो आप लॉ बना सकते हो, जैसा चाहे वैसे आप लॉ बना सकते हो। वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखी दे रखी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है 246 आई थिंक, और उस आर्टिकल के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है कि इन मैटर पे गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना सकती है। उसमें एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। 247 है, 246 आई जस्ट हैव टू चेक दैट, बुक में दिया है। 247 आर्टिकल है, 246 है, आर्टिकल नंबर 246 है। कहां 247? कुछ भी बोल रहा है, मैंने सही बोला था करके, ठीक है। तो 246 जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें कुछ लिस्ट दे रखी है कि इन मैटर्स पे चाहे तो आप लॉ बना सकते हैं। उसमें एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है।
जैसे मोदी सरकार है वो लॉ बना सकती है, उसमें लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम, मींस इनकम पे टैक्स लेने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के अगर आपको कोई इनकम पे टैक्स लेना है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मैटर दे रखे हैं कि इन मैटर्स पे लॉ बना सकती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो यूनियन लिस्ट है करके, ठीक है, जिसको जो यूनियन लिस्ट है उस यूनियन लिस्ट का एक एंट्री नंबर है, दैट इज एंट्री नंबर 82, और उस 82 एंट्री नंबर में यह लिखा हुआ है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है, उसका लॉ बना सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है कौन सी गवर्नमेंट पता है? स्टेट गवर्नमेंट। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है, बट आज एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और ना ही जो है वो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। एग्रीकल्चर इनकम पूरा ही एग्जेम्प्ट है। अब यहां पे आप अगर मेरी राय पूछोगे कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, क्या ये सही है? तो मेरा मानना यह है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए विथ हाई बेसिक एग्जेम्पशन आप दे दो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, साल के करोड़ों रुपए कमाते हैं, उसके बाद भी वो टैक्स नहीं देते। बट एक बेचारा सैलरी एम्प्लॉय है जिसका साल का 6 लाख रुपया सैलरी है, वो अपनी सैलरी से टैक्स दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे अनफेयर है, जस्टिफाइड नहीं है। मुझे ये लगता है कि एक लिमिट दे दो ना, चलो आप 50 लाख का लिमिट दे दो। किसान इंडिया का हम चाहते हैं डेवलप हो करके, ठीक है, ये आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं, हर कोई चाहता है। आप एक 50 लाख का लिमिट दे दो कि 50 लाख तक टैक्स ना ले एग्रीकल्चर इनकम पे, अरे उसके बाद तो लो। लोग करोड़ों रुपए कमा रहे, लोगों ने कंपनियां बना रखी है, कंपनी के नाम से वो एग्रीकल्चर इनकम कर रहे हैं करके, ठीक है, और करोड़ों का एग्रीकल्चर इनकम एंड दे आर नॉट पेइंग अ सिंगल रुपीज टैक्स। कहीं पे 1 रुपया भी है वो टैक्स नहीं है करके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे मुझे ये लगता है कि अनफेयर है। यहां पे मेरा थॉट ये है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए विथ हाई बेसिक एग्जेम्पशन। हम ये नहीं बोलते कि उनको 2.5 लाख तक ही छूट दो, नहीं ना, उनको आप 50 लाख दे दो छूट, बस अब तो खुश। क्या 50 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगे, बट एटलीस्ट यार 50 लाख से जो ज्यादा कमाते, बहुत सारी कंपनियां बना रखी है यार, कंपनियां करोड़ों रुपए बना रही है। अमिताभ बच्चन है, उसने खेत ले रखे है करके, ठीक है, और बोलता है हमारे खेत से एग्रीकल्चर इनकम होती है, और एग्रीकल्चर इनकम जो होती है बोलता है एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट करने का एक तरीका अपना लिया है। आपको मैं बताऊं, आपके पास भी अगर ब्लैक का पैसा है, आपको व्हाइट करना है, कुछ नहीं करना, आपके पास खेत होना चाहिए, बस खेत होना चाहिए। एग्रीकल्चर के बिल ला लो किसी से, ठीक है, उसको कैश दे दो, वो आपको सीधा बैंक में बिल का पैसा दे देगा। एग्रीकल्चर का बिल ना तो उस पर कोई जीएसटी ना कुछ है, सीधा इनकम आपके यहाँ पे आ गया और वो पैसा वाइट हो गया। तो मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं पे, इट्स माय पर्सनल फीलिंग, ऑब्वियसली आप मेरे से डेफर कर सकते हैं, आपकी राय है वो मेरे से अलग हो सकती है, होनी भी चाहिए करके, ठीक है, जहाँ पे आपको लगे एग्रीकल्चर इनकम पे सही है। बट मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं पे ये चीज़ खटकती है कि जब सैलरी एम्प्लॉय 6 लाख की इनकम पे टैक्स भर रहा है, तो कोई यार करोड़ों रुपए एग्रीकल्चर इनकम से कमा रहा है और वो अगर लाइक क्या बोलते हैं कि लाइक टैक्स ना भरे, ये तो गलत होगा। अब एक और चीज़ समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस है, मेरे को अभी तक उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता नहीं है, बट मैंने कहीं पे पढ़ा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या किया पता है। जैसे मैंने मेरी एग्रीकल्चर इनकम बता दी 1 करोड़ रुपया, ठीक है, मैंने वाइट का पैसा लिया बैंक में, किसी से बिल लिए थे, अल्टीमेटली उसको कैश दिया था, ब्लैक एंड व्हाइट किया था, और मैंने बोला मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछ लिया कि भैया आपने खेत में क्या बोया था, वो तो बताओ खेत में क्या बोया था। तो मैंने बताया हमारे खेत में मूंगफली हुई थी, ठीक है, या हमने कपास बोया था, कुछ भी हो सकता है करके, ठीक है, मैंने बोल दिया उनको। तो उन्होंने बोला कब से कब तक बोया था, मैंने बता दिया कि भाई हमने सितंबर में बोया था, उसके बाद मार्च में हमने उसकी कटाई कर दी, गेहूं बोया था सपोज, ठीक है, और उसके बाद हमने बेच दिया और ये बेचा था, उसका ये बिल है और ये बिल से वाइट का पैसा आया, एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। मैंने ऐसा पढ़ा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पर्टिकुलर खेत की सैटेलाइट से फोटो मंगवाई, जो आज के मान लो साल भर पहले की थी, ठीक है, और सैटेलाइट से फोटो मंगवाई तो उस खेत में देखा कि वो खेत बंजर पड़ा था, उसमें कोई भी नहीं बोया गया था, वहां पे कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हुआ था। ऐसा एक केस हुआ
अभी तक मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता नहीं, बट मैंने कहीं ना कहीं पे ऐसा पढ़ा है करके, ठीक है। आप भी एक बार ऐसा ढूंढना कि ऐसा कहीं पे हुआ था क्या। बट ये जो चीज़ है उसमें उसको पकड़ लिया और बोला आपने अपने खेत में कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बोया था। ये सैटेलाइट की तस्वीर मतलब फोटोज़ है, और उस फोटोज़ में दिख रहा है कि आपने उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है, तो आपको जो इनकम है उस पर हम एग्जेम्पशन नहीं दे सकते। ऐसा मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था करके, ठीक है। बोलते हैं बीज बोए थे हमने, कटाई कब होती है भैया अपने को पता होना चाहिए। हम इंडिया के लोग हैं, मेरे को तो सब पता है कि गेहूं कब बोते हैं, कैसे बोते हैं, उसके अंदर कौन से खाद डालते हैं, उसके बाद कटाई कैसे करते हैं, उसको थ्रेशर में कैसे डालते हैं, सब पता है मुझे, ठीक है। चलो, ऐसा हुआ तो वो बंदा तो लूट गया। आंसर इज यस। तो देखो बेटा, अपन बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे रखी है कि भैया इंडिया को ग्रो करना है, मेंटेन करना है। दो चीजों की जरूरत है। वन इज द पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है। उसमें एक यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 है जो बोलती है कि गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना सकती है टैक्स लेने के लिए, इनकम पे लॉ बना सकती है, इनकम पे टैक्स के लिए, बट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम उसका राइट दे दिया स्टेट वालों को। और एक स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 54 होता है, वो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है, बट अभी कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेती। अब भैया गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, पैसा ही पैसा। अब पैसा कहां से लाए? मतलब मनी चाहिए गवर्नमेंट को, इंडिया को डेवलप करना है तो पैसा तो चाहिए। पैसा कहां से लाए? अब गवर्नमेंट पैसा कहां से लाए? गवर्नमेंट और आप में कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करता। हमारा एक बंदा है जिसका नाम है मनित करके, मनित। यहां जो एग्जांपल लेंगे इमेजिनरी है, ठीक है। ये बंदा है मनित, और मनित की गर्लफ्रेंड का था बर्थडे, बर्थडे, बट उसको अपन बर्थडे बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? बर्थडे। तो मनित की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम हुए, सरप्राइज वाले सिस्टम चालू हुए। हमारी जनरेशन में ऐसा नहीं था, बट आपकी जनरेशन में है कि कभी 1 घंटे बाद ये सरप्राइज, 2 घंटे बाद ये सरप्राइज, फिर और सरप्राइज, बर्थडे पे पता नहीं क्या क्या सरप्राइज करके, ठीक है। ये आजकल की जनरेशन में चालू हुआ है। मनित की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था और इसने सोचा कि बर्थडे बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अमेजिंग बर्थडे करके, ठीक है। मतलब ऐसा उसने सोचा, क्योंकि वो 21 ईयर की हो रही थी और भाई समथिंग या 18 ईयर्स की हो रही थी, जो भी था। तो मनित ने प्लान किया कि भैया क्या करना है, किधर जाना है, उधर घूमने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, ये वो। कोविड से ऐसे भी 2 साल से कहीं गए नहीं, तो उसने पूरा प्लान कर दिया। अब एक बात समझना, प्लान करने के बाद सबसे पहला जो कंस्टेंट आता है, सबसे पहली जो चीज आती है, दैट इज द बजट, कि भैया पैसा कितना लगेगा। तो इसने प्लान किया कि अगर मान लो इनके रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, रिलेशनशिप को ग्रो करना है, जैसे कंट्री को करना था, तो उसके लिए इन्होंने बजट बनाया कि बजट है वो 3000 रुपीज का है। मीन्स 3000 में हो जाएगा, ऐसा मनित ने सोचा कि 3000 में से कुछ जो है वो दोनों का मतलब लाइक गिफ्ट के लिए खर्चा होगा, उसके बाद केक के लिए खर्चा होगा, पार्टी के लिए खर्चा होगा, बाइक में पेट्रोल भरवानी पड़ेगी, सब चीजें उसके लिए उसने सोचा। अब ये 3000 कहां से जुटाएगा मनित? बर्थडे, गर्लफ्रेंड का अगले महीने है, तो ये 3000 कहां से जुटाएगा? तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये पता करेगा कि भाई अपना आर्टिकलशिप चल रहा है और उसका स्टाइपेंड अगले महीने आ जाएगा। तो स्टाइपेंड है वो अगले महीने आएगा। तो ये जो 3000 है ना, इसको पता है कि इसमें से हमको जो ऑफिस से मिलने वाला है, जो स्टाइपेंड मिलने वाला है ऑफिस से, वो 1500 रुपया है। 1500 तो वहां से अरेंज हो जाएगा। दूसरा, अब 1500 का शॉर्टफॉल है, कहां से लाए 1500? तो आप ही बताओ कि 1500 कहां से लाएगा ये? तो 1500 लाने के लिए सबसे पहला तरीका जो रहता है वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगा, मम्मी पापा के पास। नॉर्मली लड़के मम्मी से ज़्यादा क्लोज रहते हैं एज कंपेयर टू पापा से, बिकॉज पापा और अपनी एक अलग ही लेवल की दुश्मनी रहती है, हम बात कम करते हैं, लड़के लोग पापा से कम बात करते हैं। बट मम्मी से हम थोड़ा ज़्यादा अटैच रहते हैं, और मम्मी हमारी मान भी लेती है, और मम्मी से पैसे मांगने हैं। अब मम्मी से पैसे मांगने नहीं पड़ते, मम्मी से आपको पैसा चाहिए तो सिर्फ आप खाना खाने के लिए मना कर दो, मम्मी बोलेगी बेटा खाना खा लो, बेटा बोलता है नहीं मम्मी भूख नहीं है, ऐसे मतलब ऐसे रूड में बोलना पड़ता है, मम्मी भूख नहीं है मुझे, ठीक है। शाम को भी बोलो मम्मी भूख नहीं है मुझे, फिर चुपके से जाके खा लो। मम्मी को पता चल जाता है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए।
तो मम्मी ने पूछा आपको कि क्या हुआ भाई मनित, क्या चाहिए तुझे? मनित ने बोला मम्मी क्या बताऊं आपको, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और हम चाहते हैं उसको सरप्राइज देना, हम पार्टी देना चाहते हैं फ्रेंड को, उसके लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो मम्मी ने बोला नॉर्मली बर्थडे में रूल ये रहता है कि जिसका बर्थडे होता है वो पार्टी देता है। इन्होंने बोला, मनित ने, नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, हमारे ग्रुप में हमने एक रूल बना रखा है कि जिसका बर्थडे होगा हम उसको पार्टी देंगे। तो मम्मी मुझे उसको पार्टी देनी है, हमारा रिवर्स मॉर्गेज वाला केस है करके, ठीक है, रिवर्स चार्ज केस है। तो मम्मी ने बोला ठीक है बेटा बोलो कितना पैसा चाहिए। अब मम्मी को हम 1500 नहीं बोल सकते, ठीक है, मम्मी को 1500 बोला तो मम्मी को हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, मम्मी को नहीं बोलते इतना अपन ज़्यादा करके, ठीक है। मम्मी को हम जो है वो बोलते हैं कि मम्मी है ना कुछ नहीं, सिर्फ 1000-1200 रुपया चाहिए तो दे दो ना। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मैं 1000-1200 में से 1000-1200 तो देगी नहीं मम्मी। मम्मी ने आपको दिया यहाँ पे 700 रुपये, दैट इज आपने अपने पेरेंट्स से लिया, ठीक है। अब अपने को शॉर्टफॉल और है, रिलेशनशिप को डेवलप करना है, रिलेशनशिप को ग्रो करना है, रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, 800 रुपये और चाहिए। 800 रुपये कहाँ से लाएंगे हम करके, ठीक है। तो 800 रुपये के लिए अपन अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे और हम अपने फ्रेंड्स को जाके बोलेंगे कि देख भाई भाभी का है बर्थडे करके, ठीक है, और भाभी का बर्थडे है और हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा शॉर्टफॉल है, तू तेरे स्टाइपेंड से हमको दे दे करके, ठीक है, अगला स्टाइपेंड आएगा हम तुझे रीपे कर देंगे। तो 800 रुपये जो है वो आपने अपने फ्रेंड से जुगाड़ किया। तो अपनी जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट और मनित में कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और पैसा कहां से लाए? तो सबसे पहले गवर्नमेंट है वो खुद के बिजनेसेस करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो खुद के बिजनेसेस करती है, खुद का जो ओन बिजनेस से जो पैसा कमाती है वो यूज करती है। गवर्नमेंट के बिजनेसेस आपने देखा होगा, जैसे LIC है, जैसे इंडियन रेलवे है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे BPCL है, IOC है, उसमें गवर्नमेंट का मेजर होल्डिंग है और वहां से वो पैसा बनाती है। तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट है वो अपने बिजनेस से पैसा जुटाती है। दूसरा, बिजनेस से पैसा जो जुट गया उसके बाद मनित किसके पास जा रहा था, अपने पेरेंट्स के पास। तो गवर्नमेंट भी अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। और आप बताओ गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन हो? आप ही तो हो। आपने ही गवर्नमेंट को बनाया था, आपने ही वोट देके और सेल्फी डाली थी करके, ठीक है, और बोला था हमने आज वोट दे दिया। आपने गवर्नमेंट को बनाया है, आप गवर्नमेंट के पेरेंट्स हो, तो आपसे वो पैसा मांगती है इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। और तीसरा, अगर बिजनेस और टैक्सेस से जितना पैसा मिलता है उससे भी गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती है, गवर्नमेंट को जितनी नीड है उतना पैसा नहीं मिलता, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट लोगों से लोन लेती है। लोगों से मतलब बहुत बार वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, फॉरेन कंट्री से लोन लेती है, IMF से लोन लेती है करके, ठीक है। तो वो क्या करती है, बाहर से लोन लेती है। तो ऐसे गवर्नमेंट चलती है। पहला, बिजनेस करती है, ओन बिजनेसेस है, बहुत सारे बिजनेसेस है। दूसरा है वो टैक्सेस से पैसा लेती है। और तीसरा है वो लोगों से या फिर फॉरेन कंट्रीज से वगैरह, वर्ल्ड बैंक से वगैरह क्या लेती है, लोन लेती है। अब अपन आ गए टैक्सेस पे, ठीक है। चलो अब हम जो बात करने वाले हैं वो टैक्सेस की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं करके, ठीक है। अब ये तो इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, बट तो भी हम आपको वापस बता देते हैं। तो टैक्सेस है वो नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है DT और एक होता है ITT। तो टैक्सेस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स और एक तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है उसमें आपका इनकम टैक्स है, और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जैसे उसमें GST है, कस्टम्स है, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स। चलो सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे पहले आप हमको एक चीज बता दो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को बोला जाता है जो जिसका टैक्स है ना डायरेक्टली उसी से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मेरा इनकम टैक्स मुझसे लेंगे, आपका इनकम टैक्स आपसे लेंगे, आपके पेरेंट्स का इनकम टैक्स पेरेंट्स से लेंगे, ठीक है। मतलब जिसका इनकम टैक्स है, जिसका टैक्स है डायरेक्टली उस पर्सन से ही कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे? जो इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, मींस जिसका टैक्स है वो उससे नहीं लिया जाता, किसी और पर्सन से लिया जाता है, मींस इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं GST का। आप ये बैच आपने ज्वाइन किया,
और ये बैच जो ज्वाइन किया आपने एक फीस पे की है पर्टिकुलर। अब आपकी फीस में 15, आपकी जो फीस है मान लो 15,000, उस 15,000 में 18% का आपका जीएसटी है, और वो जीएसटी हम मोदी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, आपने जो फीस दिया, जो आपने सपोज ये 15,000 का फीस दिया, इस 15,000 ये डिवाइड बाय 118 के लिए है, मल्टीप्लाई बाय 18 मींस आपका इसमें 2,288 मींस अप्रोक्स आपका 2,300 है, ये आपका जीएसटी है जो आपने पे किया है। लेकिन कलेक्ट आप ही से हुआ है, बट आप गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हो, वो हम पे कर रहे हैं। बीबी वर्चुअल है, वो बीबी वर्चुअल है, वो गवर्नमेंट को पे कर रही है। बीबी वर्चुअल जो है वो आपसे 2,300 आपसे लिया और हमने मोदी जी को पे कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज इनडायरेक्टली आपसे कलेक्ट किया जाता है। अब एक चीज समझना, सर हम ये 2,300 है, आपने जो पे किया है वो बीबी सर को नहीं किया है, मोदी जी को किया। आज के बाद किसी को भी बोलोगे 15,000 माइनस 2,300, बीबी सर ने आपकी जो फीस ली है वो सिर्फ 12,700 रुपये ली है, ठीक है। बाकी जो आपका टैक्स है वो हमने मोदी जी को पे किया है। सर हम क्या इसका आईटीसी ले सकते हैं? आंसर इज यस, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। और आपका अब नॉर्मली अगर आप जीएसटी में आपकी फॉर्म वगैरह रजिस्टर्ड है और वहां से आपने पेमेंट किया है, आप अपना जीएसटी नंबर दे सकते हैं। आपको जो भी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह रहेगा वो आपकी फर्म ले लेगी, आप तो नॉर्मली क्या लोगे करके, ठीक है। बट फर्म ये बोलेगी कि हमने ट्रेनिंग लर्निंग एक्सपेंसेस किया है और उसके लिए हम उसका क्रेडिट लेना चाहे तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। चलो अब एक और चीज समझना, सर ये इनडायरेक्ट टैक्स और ये डायरेक्ट टैक्स, मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी रहता होगा? मतलब इजीली गवर्नमेंट कर देती है, ऐसे आराम से बैठे बैठे निर्मला सीतारमण जैसे बैठी है और टैक्स कलेक्ट हो जाता है, इजी रहता है। मतलब इजी कलेक्शन किसका है, जो दिमाग ज्यादा हर्ट नहीं करता है, ऐसा कौन सा है? डीटी या आईडीटी? दिल में दुखता नहीं है, कौन सा, डीटी या आईडीटी? अंकन दास पूछ रहा है नो आईटीसी नॉट अवेलेबल फॉर कस्टमर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपकी फर्म का जीएसटी नंबर दो, और फर्म बोलेगी कि हमने हमारे लिए ट्रेनिंग लर्निंग एक्सपेंसेस किया है। गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी है? तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना कौन सा इजी है? किसी ने बोला डीटी, किसी ने बोला आईटीटी। थोड़ा गाना गा के सुनाइए। हर्ष बोलता है गाना गा के, थोड़ी देर बाद बोलोगे सर मुजरा करके बताइए करके, ठीक है। वेरी गुड बेटा, यही करना है, डांस करके बताइए, ठीक है। डीटी या आईडीटी? अच्छा, ऑलमोस्ट लोगों ने ये बोला, पूजा बोलती है हमारी फर्म में सर पे भरोसा नहीं है हमको, उनको अगर हमने बिल दे दिया वो खा जाएंगे हमारा 2,300 रुपये। सबने आईटीटी नहीं बोला है, अनंत देख ले ऊपर एक ने डीटी बोला है करके, ठीक है। हाँ चलो, तो डीटी या आईडीटी क्या आपके लिए इजी पड़ता है? गवर्नमेंट के लिए आईडीटी ज्यादा इजी है। आईडीटी क्यों इजी है पता है? क्योंकि जो आईडीटी पे कर रहा है ना, उसको पता ही नहीं है मैं टैक्स पे कर रहा हूं। मतलब आपने जीएसटी भरा है, ठीक है, आपने 2,300 रुपये मोदी जी को दिया है और उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी स्प्लिट होता है ऑल। तो आपने जो 2,300 रुपये दिया, आपको तो पता ही नहीं चला। आप तो रोज मम्मी को ये बोल रहे हो कि बीबी सर की क्लास के लिए मैंने 15,000 पे किया है, तो आपको तो पता ही नहीं चल रहा है आपने टैक्स पे किया है करके। दैट इज कॉल्ड आईडीटी। आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया और रिचार्ज कराने के बाद बोला कि हाँ प्रिया कैसी हो तुम करके, ठीक है। तो आपने अगर मोबाइल का बिल पे किया, उसमें 18% जीएसटी है, बट आपने तो बोला हमने 100 का रिचार्ज कराया है, 100 में से जो ऑलरेडी 18% गवर्नमेंट को गया है, आपको तो पता ही नहीं चलता। तो अल्टीमेट कस्टमर जो है उसको पता ही नहीं चलता कि उसने टैक्स भरा है। इसके लिए आईडीटी का कलेक्शन है वो ईजी है, बट डीटी का कलेक्शन जो है वो सीधा दिल पे दर्द होता है। मतलब यहां दुखता है। अगर आप एक एग्जांपल लो कि आज की डेट में आप 100 रुपये कमाओ और 100 में से 30 रुपया गवर्नमेंट को दे दो, और अगर मान लो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और सरचार्ज और अगर लगता है तो 35 रुपया जो है 35 रुपीज आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। आप सोचो 100 रुपये में से 35 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना है, बड़ा दुख होता है, यहाँ दिल में दर्द होता है। इसलिए लोग जो है वो डीटी जो है वो कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सीधा दिल में दुखता है ना यार। 100 रुपये कमाए, उसमें से 35 कट दे दो, अपने को पता चल रहा है ये अपना टैक्स जा रहा है, बड़ा दुख होता है। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ टीडीएस के कॉन्सेप्ट वगैरह लाए।
और टीडीएस है, एडवांस टैक्स, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाए जिसमें थोड़ा दिल का जो दर्द है वो थोड़ा कम हो सके करके, ठीक है। टीडीएस में क्या क्यों लाया टीडीएस, चलो टीडीएस इसलिए लाया कि लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसको टीडीएस कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। एक बात बताओ, आज मान लो आपने अपनी मम्मी से जाके बोला कि मम्मी मुझे एक नोटबुक लाना है। आपको कोई नोटबुक लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी लिखना है वो आपको बुक में ही लिखना है, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आज आपने अपनी मम्मी को जाके बोला कि मम्मी मुझे एक नोटबुक लानी है, मुझे 70 रुपये चाहिए, क्लासमेट का नोटबुक लाना है, 70 रुपये चाहिए, ऐसा आपने आज अपने पेरेंट्स को जाके बोला। समझना एग्जाम्पल को। तो जैसे ही आपने बोला कि 70 रुपये चाहिए, मम्मी ने बोला कि बेटा मेरे पास 70 रुपया छुट्टा नहीं है, तो 100 रुपया ले ले, 30 रुपया तो वापस कर देना। तो आज आपको 100 रुपया दिया मम्मी ने, 70 रुपीज की नोटबुक लानी है, आपने बोला ठीक है, आप लेके चले गए 100 रुपये, आपने नोटबुक 70 की खरीद ली, 30 रुपीज आपके पास था। अब एक बात समझना, होता क्या है, 10 दिन के बाद आपकी अम्मी आपसे मांगती है कि बेटा वो 30 रुपये मुझे वापस देना, तूने बोला था ना 70 रुपीज का नोटबुक लाना है, तो वो 30 रुपीज है वो वापस दे मुझे। अब एक बात बताओ, वो क्या हो सकता है 10 डेज के बाद, 7 डेज के बाद, वो 30 रुपीज आप जब वापस देने हैं मम्मी को, दो चीजें हो सकती है। पहली चीज, आपके पास वो 30 रुपीज है ही नहीं। आप बोलोगे कौन से 30 रुपीज, मुझे तो याद नहीं है कौन से वाले 30 रुपीज, आई डोंट नो अबाउट 30 रुपीज, मुझे याद ही नहीं है कौन से वाले 30 रुपीज, आपके पास है ही नहीं देने को। या दूसरा, आपके पास है 30 रुपीज, अब 30 रुपीज मम्मी को कैसे दोगे पता है, ये मान लो 30 रुपीज है, बोलोगे ले ये तेरे 30 रुपीज, मुझे क्या चोर समझती है, मैं क्या सब मैं मतलब खा के चला जाऊंगा, मैं क्या मतलब चोर समझती है, मैं क्या विजय माल्या हूं करके, ठीक है, नीरव मोदी हूं मैं करके, मैं तेरे 30 रुपए दे ही देता ना, आज नहीं तो कल दे देता, परसों दे देता, मैं दे ही देता ना, मैं क्या खा के जा रहा था 30 रुपए तेरे, ठीक है, तेरा खुद का ही तो बेटा हूं। इतना दुख होता है ना, इतना दुख होता है, इतना दिल में दर्द हुआ ना, शायद मम्मी ने 70 रुपीज ही आपको दिया होता तो ये सब ना होता, 70 रुपीज दिया होता तो इतना सब झंझट ना होता, ना दुख होता, जब आपको 100 रुपए देके और 30 रुपए मांगने पे हुआ। सेम वही कंसेप्ट पे इन्होंने यहां पे टीडीएस लाया गया कि टीडीएस क्यों लाया करके, ठीक है, टीडीएस क्यों लाया कि भैया जब आपके पास कुछ पैसा आए, ऑलरेडी उसमें से पहले ही कुछ कट जाए, तो आपके दिल में वो दर्द ना हो, जो दर्द दिलों के कम हो जाते करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दर्द दिलों के कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भैया यहाँ पे टीडीएस है, वो टीडीएस लाया गया करके, ठीक है। चलो, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट बिफोर ब्रेक। हमने जो अभी तक जो डिस्कस किया वो सिर्फ ये किया कि आपके पेपर 100 मार्क्स में कैसे कैसे है, क्या क्या उस पेपर में आता है, नॉर्मली कैसे आता है, क्या होता है, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है एंड ऑल, वो हमने एक नॉर्मल चीज़ें आपके साथ में डिस्कस की। डीटी क्या है, आईडीटी क्या है, और कौन सी टैक्स की कलेक्शन है वो इजी रहती है, आईडीटी इजी रहती है, डीटी थोड़ी डिफिकल्ट रहती है। अब अपन 10 मिनट का लेंगे ब्रेक, और 10 मिनट के बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे आपका पहला टॉपिक, दैट इज बेसिक कंसेप्ट एंड टैक्स रेट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो, सो आप एक काम करो कि यहाँ पे ब्रेक ले लो आप।